चलिए बायोमोलिक्यूल्स के इस लेक्चर में तुम लोगों को स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शंस को। और जो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था क्या, कैसे हम लोग राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज, लाइक्सोज, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आइडोज, गैलेक्टोज, टाइलोज, इन लोगों के स्ट्रक्चर्स ध्यान रखें। एराइथ्रो और थ्रियोफॉर्म क्या होता है, सब लोग ग्लिसरल्डिहाइड के फॉर्म से आए थे, उनका एक प्रॉपर शॉर्टकट मिला था, उसको प्रैक्टिस में रखेंगे। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास 11 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट की। फर्स्ट है लॉपरे डिब्रियोन वाइन इकेस्टीन अल्बर्टा रीअरेंजमेंट, बहुत डेंजरस है, बहुत बड़ा सा नाम है। सेकंड फेलिक सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर, HNO3, सोडियम अमलगम वाटर, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर H2Ni या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का कैसे होगा कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन। ओसाजोन का फॉर्मेशन HCl के साथ या फिर तुम इसे बोल दो KCl के साथ कैसे रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में। और लास्ट में देखेंगे एसिटाइलेशन, एसाइलेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट है हमारे पास ये रीअरेंजमेंट, इतना बड़ा सा जो नाम है, नाम से डरे नहीं, नाम नहीं याद होगा, बाहर में जाए, इस नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, बस अच्छा लगा तो लिख दिया। फिर ये रीअरेंजमेंट क्या है, अगर हमारे पास इस तरीके का कोई कार्बनिक कंपाउंड, किस तरीके का, RCOCH2OH, और हम इसको दे दें बेसिक मीडियम, तो ये तरीके वाले कार्बनिक कंपाउंड है ना, ये ऐसे कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनके पास एक नया चिराग कार्बन आ जाता है और साथ में उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। कैसे, टॉटोमेरिज्म के थ्रू। अगर हम इसका टॉटोमर बनाना चाहें तो इस वाले H को पहले तुम निकालोगे, RC≡OH, ये क्या करेंगे, रेजोनेंस कर जाएंगे इस पाई बॉन्ड के साथ, जहां पे माइनस आएगा बाद में उसको दे देना H, तो ये हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड CH OH। अब तुम क्या कर सकते हो, अब अगर तुम दोनों OH में से, ये तो इनॉल हो गया, अगर तुम इस वाले H से H+ निकालोगे तो बैक चले आओगे यहाँ, लेकिन अगर तुमने इस वाले H से H+ निकाला तो कहाँ चले आएंगे, अगर इस वाले H को ऐसे H+ निकाला तो आगे चले जाओगे, इस वाले H से H+ निकालो, RCC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे O पे माइनस, इस वाले O- से एक बार रेजोनेंस करा के देखो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये कहाँ चला जाएगा, एल्डिहाइड में, इस कार्बन पे माइनस आएगा, उसको H दे देना, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ। तो बेसिक मीडियम में ऐसे ग्रुप का यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ऐसे बोलो इस ग्रुप का यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो एक दूसरे में आते जाते रहेंगे। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में ऐसे कार्बनिक कंपाउंड का यहाँ कन्वर्ट होना या फिर ऐसे कार्बनिक कंपाउंड का यहाँ कन्वर्ट होना, इसी को बोलते हैं लॉपरे डिब्रियोन वाइन इकेस्टीन अल्बर्टा रीअरेंजमेंट। अच्छा, इसको बताया क्यों जा रहा है, एक्चुअली में हम लोगों ने कल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स ध्यान कर लिए थे, और अभी मैं ग्लूकोज स्ट्रक्चर याद रखने के लिए अलग से एक शॉर्टकट बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्लूकोज कुछ ज्यादा ही फेमस है तो उसको हमें अलग से याद रखना है। कैसे, हमें पता है ये एल्डोहेक्सोज हुआ करते थे, कैसे याद रखते हैं, ये डी फैमिली अगर तुम्हें बनाना है तो HOH, उसके बाद से मैं ऐसे बोलूंगा सेम सेम, फिर उल्टा उल्टा, सेम सेम उल्टा उल्टा, ध्यान देना, सेम सेम रिवर्स फिर रिवर्स, तो ये हो गया डी ग्लूकोज। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये हो गया डी ग्लूकोज, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, CHOH CHO, तो अगर तुमने कभी बेसिक मीडियम रखा तो क्या ये CHOH CHO इसमें भी चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2OH, ये इतना पार्ट CHOH CHO किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COCH2OH में, HOH सेम सेम उल्टा, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म मिलता है इसको बोलते हैं डी फ्रक्टोज। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, जब ये वापस लौट के आएगा, जब ये वापस रिवर्स आएगा, तो जब ये रिवर्स आएगा तो इसमें तो कन्वर्ट होगा ही, लेकिन जब नया चिराग बनता है किसी कार्बन के अबाउट तो अपने एक तो ये रख सकता है, एक इसका OHH वाला फॉर्म, दूसरा वाला फॉर्म, फिर वो ग्लूकोज नहीं होगा। जब वो रिवर्स आएगा, ध्यान रखना, ये जो COCH2OH है, जब ये रिवर्स आएंगे तो यहाँ पे CHOH जनरेट हो गया, नया चिराग कार्बन जनरेट होगा, तो उसके अबाउट दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो जाएंगे, OH CHO, और जो पहले था वो तो वैसे ही रहेगा, ये सब HOH HOH OHH, ये सब ऐसे है। और अगर तुम ध्यान से जाके देखोगे तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है मैनोज का स्ट्रक्चर। कैसा मैनोज, डी मैनोज। ठीक है, तो अगर तुम इनको ध्यान से देखो, ये तुम्हें दिखा नहीं होगा शायद, इस वाले स्ट्रक्चर को तुम बस ये ध्यान रखो, जब हमारे पास बेसिक मीडियम होता है ना, तो ये तीन लोग एक साथ रहते हैं,
तीन लोग कौन कौन? ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज किसके थ्रू? ये लॉग्रीड्यूरियन, वाइन-निकेंस्टीन, अल्बर्टा रीअरेंजमेंट। अगर हम किसी को भी अगर तुमने फ्रक्टोज के ले लिया, बेसिक मीडियम में डाल दिया, तो वो मैनोज और ग्लूकोज के साथ इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तुमने ग्लूकोज को ले लिया, बेसिक मीडियम डाल दिया, तो वो फ्रक्टोज में जाएगा। फ्रक्टोज जब वापस आएगा तो चिराल कार्बन जनरेट होगा, और चिराल कार्बन जनरेट होगा तो उसके अबाउट दो कॉन्फ़िगरेशन होंगी, एक HOH, दूसरा OHH। HOH से तो वही ग्लूकोज होगा, लेकिन OHH से बन जाएगा मैनोज। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे तीन फॉर्म हो जाते हैं। इसी रीअरेंजमेंट को बोलते हैं, ये कोई रिएक्शन है क्या? नहीं, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। कैसा रीअरेंजमेंट? जो ये बड़ा सा नाम है। तो अगर ये रीअरेंजमेंट हमें पता हो तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं आगे रिएक्शंस में, खास करके फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, इनके साथ रिएक्शन। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रहेगा, बड़े आराम से याद कर पाओगे। कैसे? और ग्लूकोज का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो तुम ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाते हो। एक तो मैंने सबका शॉर्टकट बता दिया है, लेकिन ग्लूकोज बहुत कॉमन है, तो इनको हम बहुत आराम से याद रख सकते हैं। ये डिग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर बोलेंगे सेम सेम, उल्टा उल्टा, उल्टा फिर उल्टा, तो ये बन जाएंगे डी ग्लूकोज। ठीक है, और अगर तुमने इसमें करा दिया थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, ये वाला बेसिक मीडियम में CO के साथ, ये हो जाएगा CO CH2OH, तो ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रक्टोज में। ये हो गया डी फ्रक्टोज और ये हो गया डी ग्लूकोज। कोई पूछे कि नहीं हमें L वाला फॉर्म बताओ, तो मेरे इमेज ले लेना, इसका मेरे इमेज L ग्लूकोज दे देगा, इसका मेरे इमेज L फ्रक्टोज दे देगा तुम्हें। ठीक है, चलो आगे लिखिए। सेकेंड रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कॉपर 2+ का सॉल्यूशन। इन जनरल हम लोग CuO करके भी बोल सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो है, इस पे जाकर के तुम देख सकते हैं। अगर हमारे पास ग्लूकोज हो, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट क्या करते हैं? अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो तो उन एल्डिहाइड को ये बड़े आराम से ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कहाँ पे? फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं एसिड में। और ये फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट किस मीडियम में होते हैं? हमेशा बेसिक मीडियम में यूज होते हैं। इसलिए कभी-कभी कुछ लोग यहाँ पे सॉल्ट बना सकते हैं, ये बन जाएगा। जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और साथ में ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। पता है जब भी कभी फेलिंग सॉल्यूशन किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस हो जाता है, कहाँ पे? क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट में। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये ग्लूकोज था, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, मैनोज होगा तो मैनोनिक एसिड, ऐसे करके बोल देते हैं। जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बड़े आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे फेलिंग सॉल्यूशन से। अब फिर ये कार्बोहाइड्रेट ने क्या किया? उसको रिड्यूस कर दिया ना, वहां पे तो वो कॉपर 2+ का सॉल्यूशन था, कॉपर 2+ कहां चला गया? कॉपर 1+ में। इसने इसको रिड्यूस कर दिया। वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो हमसे कोई पूछता है क्या ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है? हाँ, क्योंकि वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। एल्डिहाइड ग्रुप चले गए एसिड में, क्या नाम पड़ गया? ग्लूकोनिक एसिड। अब अगर कोई हमसे पूछे क्या फ्रक्टोज रिएक्शन करेगा, ये वाली बात अच्छे से सुनना, क्या फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है? हम बोलेंगे अगर फ्रक्टोज को तुमने फेलिंग सॉल्यूशन दिया, अगर उससे उसने रिएक्शन कर लिया तो वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, नहीं किया तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। फेलिंग सॉल्यूशन से क्या होगा? ये फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट होते हैं बेसिक मीडियम में। और अभी अभी हमने सीखा है जब तुम रखोगे बेसिक मीडियम में तो लॉग्रीड्यूरियन, वाइन-निकेंस्टीन, अल्बर्टा रीअरेंजमेंट के थ्रू ये कहां चले जाएंगे? ये जो CO CH2OH ग्रुप है ये चले जाएंगे एक चिराल कार्बन में, जहां पे वो HOH CHO एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ग्लूकोज में भी चले जाएंगे और ये मैनोज में भी चले जाएंगे। कब? जब हम रखेंगे इनको बेसिक मीडियम में। दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक हमारे पास जैसे ये पहला वाला हम बना देते हैं, चलो, और ये वाला फॉर्म ग्लूकोज का HOH सेम उल्टा फिर उसका उल्टा। तो एक तो ये बेसिक मीडियम में यहां कन्वर्ट हो जाएंगे उसी रीअरेंजमेंट के थ्रू, और ये कहां कन्वर्ट हो सकते हैं? दूसरा ये कन्वर्ट हो सकते हैं यहाँ पे। वो डैश वाली लाइन ये बता रही है कि वहां पे नया चिराग जनरेट होता है। ये CHO सेम
उल्टा उल्टा तो ग्लूकोज में होता था, यहाँ पे तो जो ये HOH है वहां पे OH हो जाएगा। तो जब ये कन्वर्ट होगा, जब तुम लेकर जाओगे फ्रक्टोज को बेसिक मीडियम में, तो अभी भी बताया था ना, ग्लूकोज, मैनोज या फ्रक्टोज किसी को भी बेसिक मीडियम में रखोगे तो वो रीअरेंजमेंट करा करके ये वाला ग्रुप CHOH CHO में चला जाता है। और फेलिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, ये तो सब इक्विलिब्रियम में होंगे हाँ, लेकिन आप जैसे फेलिंग सॉल्यूशन डालोगे तो डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, इसके CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसके CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब तुम फ्रक्टोज को दोगे तो तुम्हें दो चीज मिल जाएंगे, एक तो ग्लूकोनिक एसिड और दूसरा मिलेगा मैनोनिक एसिड, मैनोज। क्यों भाई, क्योंकि जो हमारे पास ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है वो दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, इसके साथ ग्लूकोज और मैनोज दोनों ही फ्रक्टोज के साथ बेसिक मीडियम में इक्विलिब्रियम में है। अब जब तुम जैसे फेलिंग सॉल्यूशन दोगे, अब इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ली चैटकर प्रिंसिपल से पूरा का पूरा ये जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चल, तो हमारे पास दो कंपाउंड मिल जाएंगे, सेम उल्टा और फिर उल्टा, ये हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड और हमें मिल जाएगा एक मैनोनिक एसिड, दो एसिड मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या फेलिंग सॉल्यूशन ने तो रिड्यूस कर दिया था, और ऐसा बोले कि जो ग्लूकोज में था वो तो रिड्यूस कर दिया था किसको, फेलिंग सॉल्यूशन को, लेकिन क्या फ्रक्टोज भी कर गया, बोलेंगे फ्रक्टोज डायरेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रक्टोज पहले इक्विलिब्रियम बनाएगा फिर वो रिएक्शन कर जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन से, तो अल्टीमेटली फ्रक्टोज ही तो रिएक्शन कर जाएगा, पूरा का पूरा फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड और मैनोनिक एसिड में। अच्छा, तो क्या बोलेंगे, क्या फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है? जी हाँ, फ्रक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि वो टॉटोमेरिज्म से ऐसे कंपाउंड में चले जाते हैं जहां पे वो एल्डिहाइड रखते हैं, तो ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, ध्यान रखिए। अब जैसे तुमने फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया तो तुम्हें रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है CU2O, सेम तरीके से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वहां पर भी रेड कलर का प्रेसिपिटेट, और जब तुम टॉलेंस रिएजेंट से कराओगे तो सिल्वर मिरर मिल जाएगा, बस टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर मिरर मिल जाएगा और सब चीज सेम रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखें, कभी कोई हमसे पूछे क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट का यूज करके? नहीं। ऐसे फ्रक्टोज क्या है, इनको हम बोल सकते हैं कीटो हेक्सोज, किसको, फ्रक्टोज को, क्योंकि यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप है तो कीटो 6 कार्बन है तो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज है ये कीटोन वाला फॉर्म, लेकिन तब भी फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कार्बोनिक कंपाउंड वाले फॉर्म में है कि बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो फेलिंग, बेनेडिक्ट और टॉलेंस सबको रिड्यूस कर देगा, इसलिए ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली तो होते ही है, लेकिन अक्सर फ्रक्टोज के बारे में हमसे पूछ करके परेशान कर देता है, तो हमें ध्यान रखना होगा फ्रक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई अपने पास स्टार्टिंग की 4 रिएक्शंस, क्या क्या, एक तो रीअरेंजमेंट, फिर फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट में बस हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिल्वर मिरर। फेलिंग और बेनेडिक्ट में क्या मिलेगा, CU2O, रेड कलर का प्रेसिपिटेट। अब 4 नंबर देखते हैं, एक हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, 4 नंबर नहीं 5 नंबर, कौन, ब्रोमीन वाटर। इसको ध्यान रखना कि ब्रोमीन वाटर जो है ना वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है किसी तरीके से, ठीक। ब्रोमीन वाटर कैसे अपना ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन शो करेगा, एसिडिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करता फेलिंग, बेनेडिक्ट और टॉलेंस के जैसा। अब जब तुम कभी कीटोन लेकर जाओगे, मान लो ऐसा कीटोन है तुम्हारे पास ये वाला, तब भी ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, क्योंकि ये तो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में इसका टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा, और ना तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और ना ही ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो जो ब्रोमीन वाटर है ना, अगर तुम ग्लूकोज दे दो ब्रोमीन वाटर को, तो ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज को कर देता है ऑक्सीडाइज, कहां पे, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अभी अभी जो देखा था वैसे जो CHO है वो कहां चले जाएंगे, COH में। लेकिन अगर तुमने फ्रक्टोज दे दिया, अब फ्रक्टोज के पास तो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ही नहीं, फ्रक्टोज ग्लूकोज का ही पार्ट है, कैसे याद रखेंगे, सेम, फिर उल्टा, अगला उल्टा हो जाता तो फिर वो बन जाता ग्लूकोज वाला ही फॉर्म, डी ग्लूकोज। तो जब तुम डी ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर दोगे तो डी ग्लूकोनिक एसिड बना लेगा, लेकिन अगर तुमने इसको दे दिया, इसको फ्रक्टोज को ब्रोमीन वाटर, कुछ नहीं करता, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन तक नहीं करता है। तो हमसे पूछता है क्या हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्रोमीन वाटर यूज कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ। लेकिन क्या टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं, नहीं। क्या फेलिंग सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, नहीं। क्या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, नहीं। अच्छा, ये सब नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते,
ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर की सिंपल सी रिएक्शन है, वो ध्यान रख लेना। अगली रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HNO3 का। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ही जो कंसंट्रेटेड HNO3 है, अगर तुम उनकी रिएक्शन करा दो ग्लूकोज के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो ये उनको बहुत डेंजरस तरीके से ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि अगर तुम ब्रोमीन वाटर दोगे, फेलिंग सॉल्यूशन दोगे, तो ये लोग उनको कहाँ कर भेजेंगे, या इसका स्ट्रक्चर कैसे, सेम सेम, फिर उल्टा, फिर उल्टा। ये तो हो गया हमारे पास ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अब अगर तुम दे दो इसको कंसंट्रेटेड HNO3, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 में, NO2 गैस लिबरेट करके देता है यहाँ पे रेडियस ब्राउन कलर की, और इसको एल्डिहाइड तो हवा लगने से भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे उससे, और जो नीचे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है इनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। अंदर वाले ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होते, एक्चुअली में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर साइकिल के फॉर्म में रहता है, और ये अच्छा अभी ये साइकिल सुन के डर जाओगे, अभी वो सब नहीं सुनो, बस इतना ध्यान रखो, CHO COH में चला जाता है, और जो CH2OH है वो भी COH में चले जाते हैं, दोनों ही चले जाते हैं, ऊपर भी एसिड नीचे भी एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड। ठीक है, जो भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, अगर तुमने उसको कंसंट्रेटेड HNO3 दिया, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे वो एसिड बना देता है, सैकरिक एसिड। जो भी हमारे पास सैकराइड्स हैं उनके सैकरिक एसिड मिल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, HNO3 ऊपर और नीचे दोनों ही ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जब एक ही ऑक्सीडाइज होता था तो बोलते थे कोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, मैनोनिक एसिड ऐसे, लेकिन जब दोनों ऑक्सीडाइज हो गए तो अब कारिक एसिड करके बोलते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अब अगर हमारे पास कभी रिडक्शन की बात कर लिया जाए, जैसे हमारे पास है ग्लूकोज, किसी ने बोला चलो हम इनका रिडक्शन कराना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे ठीक है चलो रिडक्शन करा दो। पहले तो स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, सेम सेम, उल्टा उल्टा, बार बार इसके स्ट्रक्चर को इसीलिए बनाया जा रहा है। हम बोल रहे हैं इसकी रिएक्शन अगर किसी ने बोला सोडियम अमलगम वाटर के साथ, ऐसे सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अगर तुमने डायरेक्ट वाटर में दे दिया आग लगा देता है, तो हम उसको अमलगम के साथ दे रहे हैं थोड़ी रिएक्टिविटी कम करने के लिए। तो अब जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो NaOH बनाएगा और थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा, और वही हाइड्रोजन गैस इसको कर देगा रिड्यूस, जो हमारे पास CHO है उसको रिड्यूस कर देगा CH2OH में, जो हमारे पास CHO है उसको कहाँ रिड्यूस कर देगा, CH2OH में। ठीक है, चलिए, और अब जो बना है प्रोडक्ट ना, ये तो हमारे पास था ग्लूकोज, इसको बोलते हैं, ये जो फेमस कंपाउंड है इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। अब कॉमन नेम है, एक फेमस सा नाम है, इसे मैं बोल देता हूँ। ठीक है, जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो मिलेगा उससे, और यही रिडक्शन तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी करा सकते हो, NaPH4। यही रिडक्शन तुम करा सकते हैं H2Ni से भी, यही रिडक्शन करा सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। कोई भी ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट लेकर चले आओगे, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर देगा CH2OH में, सब जगह पे तुम्हें ये मिल जाएगा। इसका कॉमन नेम है वो ध्यान रखना चाहिए, सॉर्बिटॉल। ठीक है, चलिए, तो अब तक हम लोगों ने ये वाली रिएक्शंस क्यों नहीं बता रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड और H2Ni की रिएक्शंस, अरे भाई ये सब हम जानते हैं, जो हमारे पास एल्डिहाइड होंगे उनको बड़े आराम से लोग रिड्यूस कर देंगे प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, चलिए, अब अगर हमारे पास कभी ग्लूकोज दे दिया जाए, ग्लूकोज नहीं, हमें किसी ने दे दिया फ्रक्टोज, और बोला चलो इसका रिडक्शन करा के दिखाओ। फ्रक्टोज का रिडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, फ्रक्टोज हो और हम इसको रिड्यूस करना चाहें तो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज, ये बन गया फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। अब अगर तुम इसका रिडक्शन कराओगे ना, अब होगा क्या, ये कार्बनिक कंपाउंड है, ये होगा रिड्यूस। मान लो दे दिया तुमने सोडियम अमलगम वाटर, या फिर तुमने दे दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, सेम ही बात है, कार्बनिक कंपाउंड को तो सब रिड्यूस कर देंगे, या फिर दे दिया तुमने H2Ni, या फिर दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कुछ भी, तो क्या होगा, जो ये CO है ये रिड्यूस होगा, कहाँ जाएगा, ये रिड्यूस होकर के जाएगा CHOH। अब ध्यान से देखना, जैसे तुम इसको CHOH में कन्वर्ट करोगे ये बन जाएगा चिराग, ऊपर अलग है नीचे अलग है, एक तरफ H एक तरफ OH, ये तो चिराग कार्बन बन गया। अब ताजा ताजा चिराग बना है, तो जब भी हम चिराग बनाएंगे उसके अबाउट दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकता है, दोनों ही बनाना पड़ेगा। तो इसके अबाउट दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकता है, और वो हमें दोनों ही बनाना पड़ेगा, तो फिर दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जब भी कभी ग्लूकोज फ्रक्टोज की रिएक्शन कराओगे ना, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले तुम फेलिक सॉल्यूशन से करा रहे थे, तो दो प्रोडक्ट मिल जा रहे थे, ऐसे यहाँ एक तो ये मिल जाएगा जो हमारे पास सॉर्बिटॉल ही होगा, ये HOH, दूसरी बार इसको OHH करके दिखा देना।
दूसरी बात उसी को ही तुम दिखा सकते OH H, और सब तो सेम ही रहेगा, वो माइनस से रिडक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट जैसा हो जाएगा, HOH फिर उल्टा, ये तो बिल्कुल ग्लूकोज वाला पार्ट से रहेगा। देखो पहले क्या किया मैंने, HOH लगा दिया, दूसरी बात इसी वाले कार्बन में जहां पे रिडक्शन हुआ OH, और तीन लोगों को सेम रखा। क्यों भाई? क्योंकि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, जो कार्बन कंपाउंड है वही रिड्यूस होगा। तो जब तुम फ्रक्टोज को दे दोगे ये सब, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक ही नहीं मिलेगा, ठीक है? माइनोज का भी और ग्लूकोज का भी, दोनों का ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हो गया फ्रक्टोज का रिडक्शन। अब देखते हैं ओसाजोन का फॉर्मेशन। देखो थोड़ा जल्दी चल रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही करना पड़ेगा अपने को। रिएक्शंस हमें ध्यान रखना है, ये सारे रिएक्शंस हमें कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंट हैं। अब तक हम लोगों ने देख रखा है 8 रिएक्शंस। अब हम चलते हैं 9 नंबर पे, जिसको बोलेंगे ओसाजोन फॉर्मेशन। अब इतना तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्या चीज? कि अगर हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड हो ऐसा, और इसकी रिएक्शन हम करा दें एक्सेस में फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, एक्सेस में, तो 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के लिए कंज्यूम कर जाते हैं, और कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं ये? RC डबल बॉन्ड O, वहां से O और यहाँ से H2 वाटर निकल जाता है, बनाते हैं NNPH, NNHPH। सामने ये भी R कलर, RCOCHOHR, तो ये पहले तो HH निकल करके इसको रिड्यूस करता है, एनिलीन और अमोनिया बना देते हैं साइड में, एनिलीन और अमोनिया। बाद में जो यहाँ CO बना होता है उसके साथ फिर से रिएक्शन कर जाते हैं, C डबल बॉन्ड N NH, ये तो ये हो जाता है ओसाजोन। तो जो भी इस तरीके के चेहरे वाले होंगे वो हमेशा क्या बना सकते हैं लास्ट में? ओसाजोन का फॉर्मेशन। येलो ऑयली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओसाजोन ये। तो हमसे कोई पूछे क्या ग्लूकोज ओसाजोन बना सकता है? ग्लूकोज क्या है भाई? ये है ग्लूकोज, ध्यान से देखना। अब अगर तुम ग्लूकोज की रिएक्शन कराओ, ये रहा ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन किससे कराएं? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। हमसे किसी ने बोला क्या ये ग्लूकोज ओसाजोन टेस्ट देगा? हमने 3 मोल दे दिया है इसको, बोलेंगे हाँ। पहले ऊपर रिएक्शन होगा, ऊपर बन जाएगा हमारे पास CH डबल बॉन्ड N NH, उसके बाद देखो नीचे CHOH ही तो है, तो HH हटेगा तो C डबल बॉन्ड O आएगा, फिर उस C डबल बॉन्ड O पे कौन लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O बनेगा पहले, फिर वहां पे लग जाएगा N NH, और 3 लोगों को ऐसे रखें, ये बन जाता है ग्लूकोज से आया है तो इसको बोलते हैं ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन, ठीक है? ऐसे अगर तुम मैनो से कराओगे तो तुम्हें मिल जाएगा मैनोसाजोन। जो भी हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा हो COCHOH वाला, तो वो 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ओसाजोन बना सकते हैं, ग्लूकोसाजोन। तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है कि तुम एक बार बनाना, एक तुमने जैसे अभी ग्लूकोज की रिएक्शन कराई, ऐसे ही तुम कराना फ्रक्टोज की रिएक्शन, और ऐसे ही तुम कराना माइनोज की रिएक्शन। किसके साथ? इसी के साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन, 3 मोल लेकर चले जाओ फिनाइल हाइड्रोजन, और बना के देखो क्या जो बना हुआ प्रोडक्ट फ्रक्टोज में और माइनोज में है, डी फ्रक्टोज और डी माइनोज की बात कर रहे हैं। तो जो डी फ्रक्टोज में हमारे पास ओसाजोन बनेगा, जो डी माइनोज में ओसाजोन बनेगा, क्या उसका चेहरा ऐसे ही आता है? ध्यान से देखोगे तो जो ग्लूकोसाजोन होता है, फ्रक्टोसाजोन होता है, मैनोसाजोन होता है, तीनों को बना के देखना। ये तो एक तो मैंने बना ही दिया है, उन दोनों में भी बनाना, तुम्हें सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, सेम तरीके से यही कंपाउंड ग्लूकोसाजोन, मैनोसाजोन एंड फ्रक्टोसाजोन आर आइडेंटिकल, सेम ही तरीके के होते हैं। तो कोई पूछे क्या कार्बोहाइड्रेट ओसाजोन टेस्ट देते हैं? जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट ओसाजोन टेस्ट दे जाते हैं, ठीक है? ये हो गया 9 नंबर। 10 नंबर देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पूछे कि क्या ये HCl से रिएक्शन करेंगे, 10 नंबर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हम बोलेंगे आओ भाई करा के देख लेते हैं। जैसे ग्लूकोज ले लिया हमने, अगर हम ये चैप्टर्स तुम अच्छे से सीखोगे किसी दिन मेरे से, तो मैं स्टार्टिंग में तो ये रिएक्शंस खूब कराता हूँ, क्योंकि बिना शॉर्टकट के भी हम लोग पूरा चैप्टर अच्छे से याद कर पाते हैं। ये इसकी रिएक्शन अगर तुमने करा दिया HCl से, HCl क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बस ऊपर वाले पे ध्यान देना,
Cn माइनस अप्रोच करेंगे तो Cl लग जाएगा, O पे माइनस आएगा उस पे H लग जाएगा और ये H। ध्यान से देखो ये चिराल बन गया कि नहीं, जो वो कार्बन है उसके पास एक तरफ Cn आ गया, एक तरफ H, एक तरफ OH और एक तरफ ये चारों कार्बन अलग अलग, चारों ग्रुप अलग अलग हो गए इस कार्बन के पास, चारों अलग अलग हो गए तो ये हो गया चिराल। चिराल अभी अभी बना है, हाँ अपनी वजह से चिराल बना है, जी हाँ, तो हमें इसके दोनों फॉर्म बना के रखने पड़ेंगे, तो इसके दो फॉर्म बनेंगे, वो दोनों फॉर्म हम बनाएंगे। चार पहले से एक चिराल कार्बन होंगे, उनको हम वैसे ही रख देंगे H H, मतलब वही सेम उल्टा उल्टा वाला। देखो मैं बार बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले रहा हूं जिससे कि वो याद हो जाए। अब यहाँ पे बन गया है वो चिराल कार्बन, तो मैं Cn को ऊपर कर देता हूँ और HOH मैंने बताया था ना फंक्शनल ग्रुप को ऊपर रख देंगे, तो Cn को ऊपर रख दिया। पहली बार HOH, एक और बनेगा क्योंकि चिराल है उसके बाद दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, दूसरे में सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ये पूरा सेम रहेगा, बस तुम्हें साइड में क्या कर देना होगा, ऊपर OH मैं पूरा बना नहीं रहा, बस इतना ध्यान रखो ये पूरा का पूरा चीज सेम रहेगा। ये चिराल बना है, ये चिराल बना है तो HOH और दूसरा OH, दो फॉर्म हो जाएंगे। तो जब भी तुम एक्सचेंज से रिएक्शन कराओ ना किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, तो हमेशा दो फॉर्म देता है तुम्हें। क्या वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं नहीं, ध्यान से देखोगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये डाइस्टेरियोमर्स है। और कुछ स्पेशल टाइप के डाइस्टेरियोमर्स जहां पे केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग अलग से एक नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं ईपीमर्स। अगले लेक्चर्स में हम लोग ईपीमर्स के बारे में देख रहे होंगे अच्छे से, लेकिन अभी नहीं। बस इतना ध्यान रखें कि ऐसे डाइस्टेरियोमर्स जहां पे केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाता है, केवल एक कार्बन के अबाउट जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां डिफरेंस हो, तो उनको बोल देते हैं ईपीमर्स। जैसे ग्लूकोज और माइनोज को देखोगे तो वो भी कार्बन नंबर 2 के अबाउट में चेंज आ जाता है। ग्लूकोज गैलेक्टोज में देखोगे वहां पे भी आ जाता है, उनके बारे में आगे से बात करेंगे, ठीक। तो एक्सचेंज से रिएक्शन कर पाएंगे। हाँ, आगे है एसिटाइलेशन। एक चीज ध्यान रखें, अगर हमारे पास कभी भी अल्कोहल हो और उसकी रिएक्शन करा दें CH3COCl के साथ, तो अल्कोहल ऐसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करके लीविंग ग्रुप Cl को निकाल देते हैं, अल्टीमेटली H और Cl निकल जाता है, बनता है ROCOCH3। तो अक्सर यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो ये एसिटाइल ग्रुप लग गया तो वो हो गया एसिटाइलेशन। अब अगर हमसे कोई पूछे इसका मॉलिक्यूलर मास अगर m0 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मतलब कितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर गया पर OH मॉलिक्यूल, तो हम बोलेंगे ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन निकला है तो एक का कम हो गया होगा, और फिर 3 हाइड्रोजन आए हैं तो 3 का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 आया है तो उसकी वजह से 16, कार्बन 2 आए हैं तो उसकी वजह से 24। इन सबको देख लो, ये नेट में आ जाएंगे 42। तो नेट में कितने का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया, पहले तो m0 था, बाद में हो गया m0 + 42, मतलब 42 का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाएगा जब हम लोग एसिटाइलेशन कराते हैं OH के अबाउट, एक OH से इतना, ठीक। तो अक्सर अपने जेईई में ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, एक OH से इतने मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ, तो अगर किसी स्ट्रक्चर में बहुत सारे OH हैं तो बहुत सारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कोई बोले ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन तुमने करा दिया, डी ग्लूकोज ले लिया तुमने, उसकी रिएक्शन करा दी एक्सेस में CH3COCl के साथ। ध्यान रखना एसिटाइलेशन में चाहे तुम ये ले लो CH3COCl या फिर एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, कई बार ये चीज अपने को मिला है, चाहे हम एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड ले लें चाहे फिर एसिटाइल क्लोराइड, तो ये बहुत सारा दे दिया तुमने, तो क्या होगा, हमसे पूछेगा मान लो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है m0, तो फिर जो प्रोडक्ट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास m0 प्लस क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा ग्लूकोज में कितने OH हैं, ग्लूकोज में कितने OH हैं भूल नहीं जाना, लास्ट में एक OH होता है CH2OH, नहीं तो कुछ लोग लगता है बस ये बीच बीच में ही तो OH है। कितने OH, 1 2 3 4 और नीचे 5 OH है। हाँ, तो सब H हटेंगे, वहां पे लगेगा AC, कौन ग्रुप, COCH3। H हटेंगे वहां पे कौन लगेगा, COCH3। H हटेंगे वहां पे कौन लगेगा, एसिटाइल ग्रुप, उसको AC करके दिखा सकते हैं, AC अच्छे से लिखने के लिए AC मतलब CH3CO, ऐसे यहां पर AC। तो कितने AC लग जाएंगे, 5। तो फिर जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इंक्रीज कितने से कर जाएगा, m0 + 5 × 42। एक से अगर एक OH होता तो कितना इंक्रीज होता, 42 का, 5 OH होंगे तो 5 × 42 का इंक्रीज हो जाएगा, इतने का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें उसका आंसर देकर चलना है। वो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सॉर्बिटॉल हो,
सॉर्बिटॉल, और उसका हम लोग करा दें एसिटाइलिसिन, एक्सेस में एसिटिक एनहाइड्राइड देकर। तो फिर जो मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर m नॉट है तो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास m नॉट प्लस क्या होगा? ठीक है, प्यारा सा छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन है। तुम्हें जितना 11 तुम्हें रिएक्शंस बताएंगे उन सारी रिएक्शंस को अच्छे से देख करके रखना, अपने कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया लेकिन ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताना है तुम्हें m नॉट प्लस क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, प्लस इंक्रीज कितने का होगा वो कमेंट करके जाना। ठीक, ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो वो भी बोल करके चले। हमारे सारे रिएक्शंस, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की जितनी मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो हम लोग कवर कर पाए। कई सारे टेस्ट हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, वो हमें अगले लेक्चर्स में मिलेगा। अगले लेक्चर में हम लोग डाइसैकेराइड्स के बारे में भी बात करेंगे। अगले लेक्चर्स में हम लोग एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, इनके बारे में देखेंगे। साथ में ईपीमर्स, एनामर्स क्या होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और अगर टाइम मिला तो अगले लेक्चर में ही हम लोग कवर कर लेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में भी। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।